आदाब। आज के सुहाने सफ़र की इब्तदा करता हूँ जनाब कैफ भोपाली के एक शेर से। अर्ज़ किया है, ये दाढ़ियाँ ये तिलक धारियाँ नहीं चलती, ये दाढ़ियाँ ये तिलक धारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती। कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। बुरा न मान अगर यार कुछ बुरा कह दे, बुरा न मान अगर यार कुछ बुरा कह दे, दिलों के खेल में खुददारियां नहीं चलती। छलक छलक पड़ी आंखों की गागरें अक्सर, छलक छलक पड़ी आंखों की गागरें अक्सर, संभल संभल के ये पनिहारियां नहीं चलती। जनाब कैफ ये दिल्ली है मीर गालिब की, यहां किसी की तरफदारियां नहीं चलती। स्वागत है आप सबका तरानों और अफसानों की इस महफिल में। आपका दिल बहलाने के जो अफसाने इस महफिल में लाया हूं, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। आज जो कहानियां सुनाऊंगा उनमें एक कहानी होगी लता मंगेशकर और म्यूजिक डायरेक्टर जय किशन की। जब राज कपूर ने फिल्म बरसात लता मंगेशकर को ऑफर की और जय किशन को उनके घर भेजा, लता मंगेशकर जय किशन को कुछ और ही समझ बैठी। क्या समझ बैठी बताऊंगा। आज अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी की भी बात होगी। इस शादी में अमिताभ और जया दोनों के पिताओं के बीच एक ऐसी गलत फहमी हो गई थी जिसे दोनों अपने जिंदा रहते आपस में कभी क्लियर नहीं कर पाए। इसकी भी चर्चा करूंगा। ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड, जहां बात करूंगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े उन कलाकारों की जिनकी मौत किसी हादसे, मर्डर या सुसाइड की वजह से हुई। तो शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर एक गीत को हम सफर बनाते हुए। लता मंगेशकर और जय किशन का किस्सा। गुजरे हुए एक एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि फिल्म अंदाज में महबूब खान के विरोध करने के बावजूद नौशाद मियां ने लता मंगेशकर से गाने गवा ही लिए और इसी गाने की रिकॉर्डिंग में राज कपूर ने लता मंगेशकर को फिल्म बरसात में गाने का ऑफर दे डाला। बरसात शंकर जयकिशन की जोड़ी के साथ साथ शैलेंद्र की भी डेब्यू फिल्म थी। इसी फिल्म से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि कैसे हुई जय किशन से उनकी पहली मुलाकात और वो इस मुलाकात में जय किशन को क्या समझ बैठी थी। लता जी बताती हैं कि राज कपूर ने 19 साल के जय किशन को लता मंगेशकर के घर भेजा ताकि वो उन्हें साथ लेकर चेंबूर के स्टूडियो में गाने की रिहर्सल के लिए आ सकें। उन दिनों चेंबूर एक दूर दराज का इलाका हुआ करता था। ताड़देव से उसकी दूरी भी 10-12 किलोमीटर थी, तो ऐसे में अकेले किसी महिला का आना थोड़ा रिस्की हुआ करता था। इसलिए राज कपूर ने जय किशन को लता को साथ लाने के लिए भेजा। अब जब जय किशन लता के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो लता को क्या पता था कि राज कपूर ने किसे भेजा है। उन्होंने ऐसे ही सोचा कि राज कपूर अपने किसी नौकर या पियून को भेजेंगे। मगर जब दरवाजा खुला और लता जी ने देखा अनजान अपरिचित जय किशन को, अच्छे कपड़े पहना हुआ, तो सोचा ये सूट बूट वाला खूबसूरत आदमी नौकर या प्यून तो हो नहीं सकता। इसकी खूबसूरती और स्मार्टनेस से लग रहा है कि ये या तो राज कपूर का कोई रिश्तेदार है या उनके ऑफिस का किसी बड़े ओहदे पे बैठा हुआ आदमी। इधर जय किशन जी ने भी उन्हें नहीं बताया कि वो कौन है। दोनों टैक्सी में बैठकर चेंबूर पहुंच गए। वहां पहुंचकर जब जय किशन ने हारमोनियम अपने सामने रखा और लता जी को प्रैक्टिस करवाने लगे, तब लता को पता चला कि जिसे वो राज कपूर का कोई रिश्तेदार या ऑफिस का कर्मचारी समझ रही थी, वो दरअसल बरसात फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन के जय किशन है। तो इस तरह अपनी इस पहली मुलाकात के बाद शंकर जयकिशन और लता की जोड़ी ऐसी बनी कि एक के बाद एक हिट फिल्में देती चली गई। आवारा, आह, श्री 420, सीमा, न्यू दिल्ली, चोरी चोरी, यहूदी, अनाड़ी, जंगली, प्रोफेसर, बड़ी लंबी लिस्ट है। अब बात अमिताभ और जया के प्रेम विवाह की। अमिताभ ने तय किया कि जैसे ही उनकी कोई पिक्चर हिट होगी वो जया से शादी कर लेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। जंजीर की कामयाबी के तुरंत बाद उन्होंने जया जी से शादी कर ली। ये शादी भी बड़े गुपचुप ढंग से की गई थी। गुपचुप का मतलब ये नहीं है कि शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई, बल्कि बच्चन परिवार ने इस शादी को चुपचाप इसलिए किया क्योंकि उन्हें
ये डर था कि अमिताभ की बढ़ती लोकप्रियता के कारण लोग और मीडिया इस शादी में शरीक होने के लिए टूट पड़ेंगे। इसलिए शादी में बहुत सारे मेहमानों को न बुलाकर सिर्फ बच्चन परिवार के निकटतम जगदीश राजन परिवार और गांधी परिवार को इनवाइट करने का फैसला किया गया। राजन परिवार को तार द्वारा तुरंत मुंबई आने को कहा गया, बिना ये बताए कि उन्हें क्यों आना है। इंदिरा गांधी को तेजी जी ने खुद फोन करके निमंत्रित किया। इंदिरा गांधी ने स्वयं आने में असमर्थता जताई, लेकिन परिवार की ओर से संजय के आने की बात कही। शादी के लिए बारात जया के घर बीच हाउस पर न जाकर उनके फैमिली फ्रेंड के घर मलाबार हिल्स की बिल्डिंग स्काई लार्क के टॉप फ्लोर जानी थी, जहां लोगों को जरा सा भी डाउट नहीं होता कि अमिताभ और जया की शादी हो रही है। श्री हरिवंश राय बच्चन ने ये सारी बातें अपनी पुस्तक 10 द्वार से सोपान तक में लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि उन्हें शादी के वक्त इस बात का आभास हो रहा था कि जया को छोड़कर उनके परिवार के किसी और सदस्य को इस शादी से खुशी नहीं थी। शादी जया के परिवार वालों की इच्छा अनुसार बंगाली रीति रिवाजों के साथ हो रही थी। बच्चन परिवार के साथ बाराती के रूप में जगदीश राजन परिवार, संजय गांधी, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, कृष्ण किशोर श्रीवास्तव और डॉक्टर धर्मवीर भारती पहुंच गए स्काईलार्क। विवाह समारोह देर रात समाप्त हुआ और घराती बराती खा पीकर विदा के लिए तैयार हो गए। तेजी जी और हरिवंश जी जब अपने समधी यानी जया जी के पिता तरुण कुमार भादुड़ी के पास विदा के लिए पहुंचे, गले लगाया और कहा कि अमित जैसा जामाता पाने पर आपको मेरी बहुत बहुत बधाई। तो बच्चन जी को उम्मीद थी कि उत्तर में समधी जी कहेंगे कि जया जैसी पुत्रवधू पाने पर आपको मेरी बहुत बहुत बधाई, पर जया जी के पिताजी ने कहा मेरा तो घर ही उजड़ गया, मैं तो बर्बाद हो गया। यह सुनते ही हरिवंश राय बच्चन जी को शौक लगा कि आखिर में भादुड़ी परिवार की नाराजगी सामने आ ही गई। तरुण बाबू ने यह बात कहकर इस रिश्ते के लिए उनकी जो नाराजगी है, विरोध है, वो जाहिर कर दिया। इसके बाद बरसों तक दोनों के मन में यह बात बनी रही, यह गांठ पड़ी रही। इस गांठ को खोलने की कभी कोशिश भी नहीं की गई। इस घटना के बरसों बाद जब सौम्य बंदोपाध्याय अमिताभ बच्चन पर एक किताब लिख रहे थे, तब उन्होंने जया भादुड़ी के पिता से इस घटना का जिक्र करते हुए उनका पक्ष पूछा। तब जया के पिता बोले, बेटी की विदा की तकलीफ भला बच्चन जी को क्या पता। मेरी बेटी जया मेरे लिए सब कुछ थी। भोपाल से वो जब पूना चली गई थी, तब भी मैं अपने को अकेला महसूस करने लगा था। नींद में ही उसका पता दोहराता रहता था। असल में मेरी बेटियां मेरी दुलारी थी। वही बेटी जब शादी के लिए ससुराल जा रही थी, तब मेरे सीने में कैसा झंझावत मचा हुआ था। भला इसका एहसास बच्चन जी को कैसे हो सकता, उनकी कोई बेटी तो है ही नहीं। वो इसका शतांश भी शायद ही कभी महसूस कर पाए। उसी की अभिव्यक्ति, वही दुख उन शब्दों में प्रकट हुआ था। बच्चन जी ने मुझे गलत समझ लिया। तो इस तरह इतनी बड़ी गलतफहमी अमिताभ और जया दोनों के पिता के बीच जीवन बनी रही। अंत तक दोनों अपने अपने अर्थ लगाए बैठे रहे। सेगमेंट का नाम है ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों की जिनकी मौत की वजह कोई हादसा, एक्सीडेंट, मर्डर या सुसाइड रहा। सबसे पहले बात म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह कहे जाने वाले गुलशन कुमार के मर्डर की। गुलशन कुमार ने अपने जीवन में तो बॉलीवुड में तहलका मचाया ही, लेकिन उनकी मौत ने भी बॉलीवुड में कम तहलका नहीं मचाया। दिल्ली के दरियागंज की एक जूस की दुकान से बंबई के फिल्मी संसार में म्यूजिक के फील्ड में टॉप पर पहुंचने की उनकी यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जितने चर्चित वो अपने जीवन में थे, उनकी मौत भी उतनी ही चर्चित हुई थी। 12 अगस्त 1997 के दिन अंधेरी के एक शिव मंदिर के पास कुछ हत्यारों ने गोली मारकर गुलशन कुमार की हत्या कर दी। 12 अगस्त 1997 को हर रोज की तरह गुलशन कुमार पूजा करने के लिए अंधेरी के लोखंडवाला स्थित अपने बंगले से मरून रंग की एस्टीम कार में बैठ के निकले। करीब 10:10 पे गुलशन कुमार अपनी गाड़ी से उतरे और अंधेरी स्थित जीतेश्वर मंदिर में पूजा करने बढ़ गए। आधे घंटे के बाद तकरीबन 10:40 पे गुलशन कुमार मंदिर से निकले और बढ़ने लगे अपनी गाड़ी की तरफ।
तभी गाड़ी से लगभग 50 कदम की दूरी पे एक लंबे बाल वाले आदमी ने गुलशन कुमार की कनपटी पे पिस्तौल सटा दी। आई विटनेसेस के हिसाब से गुलशन कुमार ने उससे कहा कि ये क्या हो रहा है, तो इसके जवाब में उस आदमी ने कहा, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाके करना। और ऐसा कह के उसने 9mm पिस्टल से गोली चला दी। गुलशन कुमार जमीन पे गिर पड़े। फिर उस हत्यारे के 2 और साथियों ने भी गुलशन कुमार पे गोलियां चलाई। घायल गुलशन पास की एक चौल की तरफ मदद के लिए बढ़े, लेकिन डरे सहमे भयभीत लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। कोई सहारा न मिलता देख गुलशन कुमार पास के कॉमन बाथरूम के अंदर जाने के लिए बढ़े, लड़खड़ाते हुए, किसी तरह पहुंच जाऊं, एक शेल्टर मिल जाए। इसी जद्दोजहद में उनकी सांसों ने साथ छोड़ दिया। गुलशन वहीं गिर पड़े। हत्यारों ने गुलशन कुमार को दोबारा देखा, चेक किया कि कहीं उनमें कुछ जान बची है कि नहीं, और जब यकीन हो गया कि गुलशन मर चुके हैं तो उनके हत्यारों ने वहीं पास की एक टैक्सी को रुकवाया, ड्राइवर को उतारा और उसी टैक्सी में बैठ के भाग निकले। उसके बाद गुलशन कुमार को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्या की सही वजह का आज तक पता नहीं चल पाया। कहा जाता है कि कुछ लोग उनसे 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर मांग रहे थे, जिसे ना देने के कारण गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। पहले इस हत्या के तार दुबई और दाऊद से जोड़े गए थे, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान बंबई पुलिस ने उनकी हत्या का आरोप संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के नदीम पर लगाया। पुलिस के अनुसार नदीम ने गुलशन कुमार की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि उसे लगता था कि गुलशन कुमार उसका करियर डिस्ट्रॉय कर रहे थे। गुलशन कुमार की म्यूजिक इंडस्ट्री में मोनोपोली थी। इंडस्ट्री का 65% शेयर गुलशन कुमार के पास था, और वो उन फिल्म्स का म्यूजिक नहीं खरीद रहे थे जिसमें नदीम श्रवण का म्यूजिक था। पुलिस का यह भी कहना था कि इस हत्या की साजिश नदीम ने मई में दुबई में हुए कंसर्ट के दौरान दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कास्कर और दाऊद के सहयोगी अबू सलेम और कय्यूम के साथ की थी। यह मामला और भी हाई प्रोफाइल हो गया जब पुलिस ने इंटरोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए शाहरुख खान, आदित्य पंचोली और चंकी पांडे को भी बुलाया। ये सारी पूछताछ दुबई में हुई कंसर्ट में उनकी भागीदारी को लेकर हुई थी। इस मामले में एक बड़ा धमाका पुलिस ने टिप्स म्यूजिक कंपनी के मालिक रमेश तौरानी को गिरफ्तार करके किया। पुलिस का कहना था कि तौरानी ने गुलशन कुमार के हत्यारों को एक जबरदस्त मोटी रकम दी थी। बाद में सेशन कोर्ट ने अब्दुल रऊफ दौंड मर्चेंट नाम के एक आदमी को इस मामले में दोषी करार दिया और 18 अन्य आरोपियों को रमेश तौरानी समेत सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। नदीम इस हत्याकांड के बाद से भारत से बाहर रह रहा है। वो कभी वापस नहीं आया। सरकार ने हालांकि नदीम को भारत लाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिली। नदीम आज भी निर्वासित जीवन बिता रहा है। आज भी ये साबित नहीं हुआ है कि नदीम इस मामले में दोषी है कि नहीं। आज 17 साल बाद भी गुलशन कुमार की हत्या का रहस्य ही है। गुलशन कुमार की हत्या से पूरी इंडस्ट्री सकते में आ गई थी। यह हत्याकांड बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी रहा। बात 1955 की है। शम्मी कपूर की शादी हो रही थी और मेहमानों के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे पृथ्वीराज कपूर और उनके बेटे राज कपूर। इन्हीं मेहमानों में राज कपूर की नज़र एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। नाम पता किया तो मालूम हुआ कि लड़की का नाम है लीला नायडू। बला की खूबसूरत। फिर पता चला कि इंटरनेशनल मैगजीन वोग ने विश्व की 10 सबसे खूबसूरत औरतों में इनका नाम शामिल भी किया था। राज कपूर ने जब से देखा तब से फैसला कर लिया कि वो लीला नायडू को हीरोइन बनने का ऑफर ज़रूर देंगे। शादी ख़त्म हुई, सब मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए। लीला अपने परिवार के साथ दिल्ली वापस आ गई।
दिल्ली पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद राज कपूर ने लीला को दिल्ली में यह संदेश भेजा कि वो उनके साथ एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहते हैं। लीला अपने पिताजी के साथ राज कपूर से मिलने पहुंच गई। राज कपूर ने उन्हें मुल्क राज आनंद की कहानी द गॉडेस एंड द ट्रैक्टर पर बनने वाली फिल्म का ऑफर दिया। फिल्म ग्रामीण परिवेश पर आधारित थी। लीला को कहानी अच्छी लगी और उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। राज कपूर ने लीला को इनवाइट किया स्क्रीन टेस्ट के लिए। आर के स्टूडियो में नरगिस जी के सुपरविजन में लीला का स्क्रीन टेस्ट लिया गया। कैमरामैन राधु कर्माकर लीला को अलग अलग एंगल से शूट कर रहे थे। इसी स्क्रीन टेस्ट के दौरान जब लीला को सैटिन का ब्लैक पैंट सूट पहनने को दिया गया तो लीला ने ऑब्जेक्ट किया और बोली कि जब फिल्म में उन्हें एक विलेजर का रोल करना है तो इस कॉस्ट्यूम की क्या जरूरत है। तब राज कपूर ने बताया कि वो चाहते हैं कि लीला उनके साथ ये एक फिल्म नहीं बल्कि 3 और भी फिल्में करे। वो 4 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट लीला के साथ करना चाहते हैं। वो लीला नायडू को आर के बैनर की न्यू एंड सेंसेशनल डिस्कवरी के रूप में पेश करना चाहते हैं। लीला नायडू ने सोचा और राज कपूर से बड़े पोलाइटली कहा कि सॉरी मिस्टर कपूर, मुझे आपके इस ऑफर पर सोचने के लिए वक्त चाहिए, मैं जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं दे सकती। ये वो वक्त था जब लीला नायडू को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड भी जाना था। लीला ने बहुत सोच विचार के बाद अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी दी और राज कपूर के ऑफर को पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। तो इस तरह लीला नायडू को लॉन्च करने का राज कपूर का अरमान अधूरा रह गया। हालांकि बाद में लीला नायडू ने ऋषिकेश मुखर्जी की 1960 की फिल्म अनुराधा से अपना डेब्यू किया। इसके बाद 1962 में नितिन बोस की फिल्म उम्मीद, 1963 में नानावटी मर्डर केस पर आधारित फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के, जेम्स आइवरी की फिल्म द हाउस होल्डर और श्याम बेनेगल की फिल्म त्रिकाल में भी काम किया। लीला नायडू की बात चली तो उन पर पिक्चराइज्ड ये गीत मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। मॉनसून सेगमेंट में आज बरसात के जिस गाने की हम बात करेंगे वो गाना है 1994 की फिल्म मोहरा का। फिल्म के कलाकार थे सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल वगैरह। इस एक्शन थ्रिल फिल्म को प्रोड्यूस किया था गुलशन रॉय ने और डायरेक्ट किया था उनके बेटे राजीव ने। म्यूजिक था विजू शाह का। फिल्म 1 जुलाई 1994 को रिलीज हुई थी और इस साल की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली सेकेंड हाईएस्ट फिल्म थी। इस फिल्म को 9 फिल्म फेयर के नॉमिनेशन मिले थे। इस फिल्म की सक्सेस ने रवीना टंडन को इंडस्ट्री में मस्त मस्त गर्ल के रूप में भी एस्टैब्लिश कर दिया था। इस फिल्म में पहली बार अक्षय, सुनील और परेश रावल की तिकड़ी ने काम किया था। इस फिल्म का म्यूजिक उस साल के चार्ट बस्टर में सबसे ऊपर था और इसी फिल्म के एक गाने ने धमाल मचा दिया था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। इसी फिल्म में एक गाना बरसात का भी था। गाना पिक्चराइज किया गया था अक्षय कुमार और रवीना टंडन पर। गाने के बोल, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई। इस गाने को गाया अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत के बोल और पिक्चराइजेशन दोनों ही पूरी तरह से बारिश को जस्टिफाई करते हैं। तो चलिए मजा लीजिए मोहरा फिल्म के इस गीत का, टिप टिप बरसा पानी। अमोल जी, ऐसा निश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि आनंद फिल्म पूरी तरह से ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर की दोस्ती पर बनी है, मगर हाँ, कुछ जगह कुछ इंटरव्यूज में इस तरह की बातें जरूर सामने आई हैं जहां ये पता चलता है कि ऋषिकेश मुखर्जी के मन में आनंद का रोल अपने दोस्त राज कपूर को देखकर आया था। राज कपूर पंजाबी और ऋषिकेश मुखर्जी बंगाली, बिल्कुल उसी तरह जैसे राजेश खन्ना, आनंद सहगल और अमिताभ बच्चन, भास्कर बैनर्जी। कुछ जगह पर यह भी जिक्र मिलता है कि राज कपूर ऋषिदा को प्यार से बाबू मोशाय कहते थे। फिल्म में राजेश खन्ना भी अमिताभ को बाबू मोशाय ही कहते हैं। और ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है कि वह राज कपूर जैसे जिंदा दिल आदमी को बीमार और असहाय पड़ा देख नहीं पाते थे और शायद वैसा ही फिल्म आनंद में भास्कर बैनर्जी यानी कि अमिताभ बच्चन के साथ भी होता है। वो भी राजेश खन्ना को बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा देख नहीं पाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर मिलाएं
ये बात तो साफ लगती है कि ऋषि दा जब इस फिल्म को कंसीव कर रहे होंगे तब जाने अनजाने उनके दिमाग में दोस्त राज कपूर जरूर रहे होंगे। इस फिल्म के बारे में आपको यह भी बता दूं कि कोई भी निर्माता इस कहानी पर फिल्म नहीं बनाना चाहता था, इसलिए ऋषिकेश मुखर्जी ने एनसी सिप्पी के साथ मिलकर एक सेपरेट प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की, रूपम चित्रा, और उसी के बैनर के तले इस फिल्म का निर्माण किया। आनंद के रोल के लिए सबसे पहले उनके दिमाग में पहली चॉइस जो था किशोर कुमार और शशि कपूर, मगर दोनों के साथ फीजिबल नहीं हो पाया। जब राजेश खन्ना को पता चला कि ऋषिकेश मुखर्जी के पास एक दमदार कहानी है तो वो उनके पास खुद आए और बोला मुझे कहानी सुनाइए आप, मैं इंटरेस्टेड हूँ। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि देखो मेरे पास बजट नहीं है और अगर सचमुच तुम सीरियसली ये फिल्म करना चाहते तो तुम्हें एक साथ मुझे ढेर सारी डेट देनी पड़ेगी। राजेश खन्ना मान गए। अमिताभ बच्चन का नाम ख्वाजा अहमद अब्बास ने ऋषिकेश मुखर्जी को रेकमेंड किया था। 5 मार्च 1971 को ये फिल्म रिलीज हुई और चली। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म फेयर अवार्ड मिले बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर राजेश खन्ना, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अमिताभ बच्चन, बेस्ट डायलॉग गुलजार, बेस्ट एडिटिंग ऋषिकेश मुखर्जी और बेस्ट स्टोरी ऑल्सो ऋषिकेश मुखर्जी। आज भी इस फिल्म के डायलॉग लोगों को याद है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में जहां बना, जिसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता।